हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके लिए फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बोर्ड परीक्षा में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आपका कुछ घंटे में पेपर होने वाला है फिजिक्स का 6 मार्च के लिए। तो कुछ घंटे में आपका पेपर शुरू होने वाला है। पेपर से पहले आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं तो आपका चैनल इस पर एनालाइज हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके इस वीडियो से 70 में से 65 नंबर पक्के होने वाले हैं। अगर 65 में से आप कम से कम 50 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए वही बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला हमारा एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, उस न्यूमेरिकल से हम चलते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उससे हमारा एक न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये 2017, 19 और 22 में पूछा गया है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ लिया गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा इसमें दिया है, न्यूमेरिकल को करने का तरीका क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं कि दिया क्या है। तो इसमें दिया है एक कूलाम। कूलाम आवेश है हमारा, आवेश कितना दिया है? एक कूलाम। और इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। और हमको इसमें एन ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है एन बराबर Q/E। तो एन बराबर Q/E से यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं। तो एन का मान हमें ज्ञात करना है। Q का मान है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारा एन का मान कितना आता है? एन का मान आता है 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर से लेकर 3 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। ये दीर्घ उत्तरीय, अति उत्तरीय और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये बोर्ड परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप इन रिपीट क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर आपने इन चैनल पर बने रहिए। तो हमारी दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक सहित लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जो है हमें मात्रक सहित पूछ ली जाती है, यानी कि 2 नंबर में हमारी परिभाषा पूछ ली जाती है और 3 नंबर में इसका मात्रक। ये बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। इसके अनुसार हमारे जो न्यूमेरिकल है, तो जो मात्रक है यानी कि जो सूत्र होता है उसके द्वारा हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक सहित लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अविलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत वल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? दोबारा से देखिए कि अविलंबवत दिशा में, किसमें? अविलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत वल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक सूत्र, तो इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक पहले हम देखते हैं, सूत्र के द्वारा इसकी मात्रक देख लेते हैं। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ईडीए कॉस थीटा होता है। तो इसका वोल्ट मीटर हो गया अथवा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसके 2 मात्रक हैं, वैद्युत फ्लक्स के 2 मात्रक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में इसकी टिप्पणी पूछ ली जाती है कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो वैद्युत धारिता क्या है? इलेक्ट्रो कैपेसिटी। इसकी परिभाषा क्या है? किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को, यानी कि इकट्ठा करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। संग्रहित का मतलब क्या होता है कि किसी धारा को, आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ये हमारे रिपीटेड न्यूमेरिकल हैं। बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। किसी ना किसी सेट में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल क्या है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, यानी कि V की गणना कीजिए। तो गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव के लिए हमारा फार्मूला होता है V बराबर Q/4πε0R से। इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसके हम मान रख देते हैं डायरेक्टली। Q का मान है हमारा 1 और 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9। और हमारा इसमें R का मान कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 10⁻2। अगर हम इसको हल करते हैं तो 10⁻+2, यहाँ ऊपर माइनस, नीचे माइनस में, तो ऊपर प्लस में पहुँच जाएगी। तो वोल्टेज हमारा यानी कि विभव कितना आया? 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट।
इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, समविभव पृष्ठ की विशेषता क्या है। समविभव पृष्ठ की विशेषता पूछ ली जाती है और इस प्रकार ये भी पूछ लिया जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी पृष्ठ पर समान विभव को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता है किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। और दूसरा है हमारा समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत होती है। ये समविभव पृष्ठ की विशेषता है। कार्य हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में संबंध क्या है। यानी कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के घनत्व में संबंध क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ये किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाएगा। हो सकता है आपके सेट में पूछा जाए। तो हमारा धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, J बराबर I/A। J क्या है, हमारा धारा घनत्व है यहाँ पर। और I का फार्मूला क्या होता है, I बराबर NEAVD, जहाँ VD क्या है, अनुगमन वेग है। VD क्या है, हमारा अनुगमन वेग है। तो J बराबर और I बराबर इसका मान रखते हैं तो हमारा J बराबर प्राप्त होता है NEVD। इसमें हमारा अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या प्राप्त हुआ, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में हमें संबंध प्राप्त हुआ J बराबर NEVD। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। वैद्युत चालकता के ऊपर हमारा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो किसी चालक में, इसकी परिभाषा क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। यानी कि किसी चालक के प्रतिरोध, हमारा प्रतिरोध है, इसके अनुसार देखिए कि इसका व्युत्क्रम है, ये व्युत्क्रम है। अगर ऊपर होता तो अनुक्रमानुपाती होता। तो व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स इसका मात्रक हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, विभव मापी का सिद्धांत क्या है। विभव मापी का सिद्धांत आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत, नियम सभी इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो सिद्धांत क्या है, यदि किसी एक समान परिच्छेद के चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार की किसी लंबाई पर होने वाला विभव पतन उस तार खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो विभव मापी का सिद्धांत है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। ये बोर्ड परीक्षा 2015, 20, 22 तथा 23 में पूछा गया है। ये किरचॉफ के नियम है जो हर साल किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। तो किरचॉफ के नियम क्या है, किरचॉफ के नियम है संधि का नियम। इस पहला नियम क्या है हमारा, संधि का नियम। तो इस नियम के अनुसार पहले हम लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो सिग्मा I बराबर 0 हो गया। तो पहला नियम क्या है किरचॉफ का, सिग्मा I बराबर 0। अगर आप फार्मूले से लिखेंगे तो फार्मूले से कैसे लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि सिग्मा I बराबर 0 लिखना है। अगर आप I बराबर 0 लिख देते हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, वंद-फास का नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम है वंद-फास का नियम। ये क्या है, किसी परिपथ के किसी वंद पास में लगे प्रतिरोध तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि हमारा वैद्युत धारा I और प्रतिरोध R, वैद्युत धारा I और प्रतिरोध R के गुणनफल के बीजगणितीय योग के वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी कि बीजगणितीय योग जो होता है वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। एम्पीयर के नियम नहीं पूछ लिया है, इसमें पूछ लिया है कि एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। तो एम्पीयर की परिभाषा कैसे देते हैं, या आपको पूछ लिया जाएगा कि आवेश की परिभाषा दीजिए। तो एम्पीयर की परिभाषा के अनुसार हम 1 एम्पीयर रखते हैं। एम्पीयर को किसी भी सूत्र के अनुसार 1 एम्पीयर रखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1 एम्पीयर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁷
न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है उसे एम्पियर कहते हैं, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा आप किसी के सूत्र के अनुसार I बराबर 1 रख के कर सकते हैं, I बराबर 1 रख के कर सकते हैं। हमारी एम्पियर की परिभाषा जो है I बराबर 1 रख के कर सकते हैं। इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध का परिभाषित कीजिए। तो ये प्रतिरोध अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, इसको परिभाषित नहीं कर पाते हैं। जब बोर्ड परीक्षा में पहुंचते हैं तो इसको परिभाषित नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं कि प्रतिरोध क्या है या विभव मापी क्या है या विभव क्या है। तो ये छोटी छोटी परिभाषाओं को भूल जाते हैं। तो हमने इन सभी छोटी छोटी परिभाषा या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सभी को रखा है। तो इसमें प्रतिरोध भी रखा है। तो इसको प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, प्रतिरोध को चालक में धारा प्रवाह में गतिरोध के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि गतिरोध यानी किसी की गति में अवरोध पैदा करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। यह चालक तार पर लगाए हुए विभव और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के समतुल्य होता है। यानी कि V/I ये हमारा एक अनुपात होता है। इसको हम R बराबर B अनुपात I के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि प्रतिरोध क्या है, B वोल्टेज और I के अनुपात का मान है। यानी कि R हमारा जो है प्रतिरोध है, B और I का अनुपात है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व। धारा घनत्व इसके अनुसार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और धारा घनत्व के सूत्र के अनुसार भी न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको J का मान दिया होगा और I का मान ज्ञात करवाना है तो धारा घनत्व के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या है, इसे चालक की अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा से परिभाषित करते हैं। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल हमारा A है और धारा I से परिभाषित करते हैं। यहाँ लिखा है एकांक क्षेत्रफल में धारा से परिभाषित करते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको हम स्मॉल r से, और केवल प्रतिरोध होता है उसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल के वैद्युत अपघटन द्वारा धारा प्रवाह में उपस्थित प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि सेल का वैद्युत अपघटन द्वारा धारा प्रवाह में उपस्थित प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है। ये बोर्ड परीक्षा 2020 में हमारा सेट XX और 22 में पूछा गया है। तो मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है, ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है। इसके अनुसार यदि 4 प्रतिरोध PQRS समांतर चतुर्भुज के रूप में जुड़कर इसके एक विकर्ण में बैटरी तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ने पर धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उक्त प्रतिरोध के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। तो निम्नलिखित संबंध क्या होता है, P/Q बराबर हो जाता है R/S के। ये बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय रूप में पूछा गया है। ये किस में पूछा गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है 2020 में। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है विभव मापी का सिद्धांत क्या है। अभी हमें मीटर ब्रिज का सिद्धांत देखा था, मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है, और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है विभव मापी का सिद्धांत क्या है। ये भी 2020 में XW, उधर XX में पूछा गया है, ये XW में पूछा गया है। 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में पूछ लिए जाते हैं हमारे क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, यदि किसी एक समान परिचित छेद के चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार की किसी लंबाई पर होने वाला विभव पतन उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि क्या होता है, यदि किसी एक समान परिचित चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार में की किसी लंबाई पर होने वाला विभव पतन उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारे इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं और इसमें नियम भी बताएंगे आपके लिए आगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र और एक समान विभव, इस प्रकार हमारी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो ये दूसरा परिभाषा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय वक्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एम्पियर की परिभाषा तो आपके लिए बता दी गई है। तो इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है एम्पियर का नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो एम्पियर का एक नियम है पर्पतीय नियम।
तो एम्पेयर का क्या नियम है, एक नियम आपके सिलेबस में है, आपको यही पढ़ना है। तो एम्पेयर का एक नियम है परपथीय नियम। ये बोर्ड परीक्षा में इस साल पूछा जा सकता है, ये बोर्ड परीक्षा में इस साल पूछा जा सकता है 2025 में। तो यहाँ लिखेंगे हम हेडिंग डाल के एम्पेयर का परपथीय नियम। एम्पेयर का परपथीय नियम क्या है, ये नियम या इस नियम के अनुसार, यह नियम स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य है। किसके, गॉस के नियम के समतुल्य है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण V का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल इंटीग्रेशन VDL वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I जो है, प्रवाहित धारा I हमारी म्यू जीरो का गुण होता है, यानी कि इसमें हमारा म्यू जीरो गुना होता है और गॉस की प्रमेय 1/ε0 गुना होता है किसके, Q के। तो अर्थात इससे फार्मूला क्या बनता है हमारा, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन हमारा जीरो है, यहाँ पर लिखते हैं हम क्लोज इंटीग्रेशन VDL बराबर म्यू जीरो इंटू आई, म्यू जीरो इंटू आई, म्यू जीरो आई के गुना होती है। ये हमारा एम्पेयर का परपथीय नियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसे पदार्थ के अंदर चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से परिभाषित करते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से इसे परिभाषित करते हैं, इसे हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, चुंबकीय यामूत्र की परिभाषा दीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, रिपीटेड क्वेश्चन है, चुंबकीय यामूत्र की परिभाषा दीजिए। तो चुंबकीय यामूत्र क्या है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामूत्र कहते हैं, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामूत्र कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो धारा सुग्राह्यता जो है वो 2 नंबर में पूछ ली जाती है हमारी। तो धारा सुग्राह्यता की परिभाषा क्या है, धारा सुग्राह्यता की परिभाषा क्या है, धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहलाती है। इसमें धारा मापी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहलाती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ये प्रत्यावर्ती चैप्टर से लिया गया है। तो चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होती है और वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होती है। तो हमारा ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या है, किसी सतह से अविलंबित गुजरने वाली वल रेखाओं की संख्या को उस सतह से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी कि किसी सतह से गुजरने वाली अविलंबित वल रेखाओं की संख्या को, किसको, चुंबकीय वल रेखाओं की संख्या को, यहाँ लिखेंगे हम चुंबकीय वल रेखाओं की संख्या को उस सतह के चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं। ये हमारे बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछ लिया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, दिक्पात कोण क्या है। दिक्पात कोण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिक्पात कोण क्या है, किसी स्थान पर चुंबकीय यामूत्र व भौगोलिक यामूत्र के बीच न्यून कोण को, किसको, न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण हमारा जो है 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। इस प्रकार हमारा न्यून कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो उस स्थान को दिक्पात कोण बनता है हमारा। इसी प्रकार है अगला क्वेश्चन, नमन कोण या नति कोण। नमन कोण और नति कोण एक ही होता है। तो नमन कोण क्या है, किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय यामूत्र में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं, यानी कि चुंबकीय यामूत्र में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे हम नमन कोण कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण क्या है, ये ट्रांसफार्मर में सिद्धांत है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी अन्योन प्रेरण के ऊपर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के चैप्टर में दिया गया है ये। तो ट्रांसफार्मर में इसी प्रकार हमारा अन्योन प्रेरण क्या है, अन्योन प्रेरण की परिभाषा पूछ ली जाती है। तो अन्योन प्रेरण की परिभाषा क्या है, ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी परिभाषा क्या है, जब 2 निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी भी कुंडली में धारा के परिवर्तन होने के
कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ईएमएफ, और इसको हम बोलते हैं ईएमएफ वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? यदि हम किसी दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और इस प्रकार पहली कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम वैद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार है हमारा भववत धाराएं बनने के कारण क्या हैं। भववत धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछ ली जाती हैं। तो भववत धाराएं क्या हैं? जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तित हो, यानी कि लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भववत धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें भववत धाराएं कहते हैं, यानी लगातार परिवर्तित हो, चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तित हो, उसे हम भववत धाराएं कहते हैं। इसी प्रकार 17वां क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? यानी कि अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। ये अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती चैप्टर से लिया गया है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है उसी की परिभाषा पूछ ली गई है। तो चैप्टर का नाम है हमारा प्रत्यावर्ती चैप्टर, और इसकी परिभाषा क्या है? वह वैद्युत धारा जिसका परिणाम समय के साथ साथ बदलता है तथा जिसकी दिशा समय पर बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाता है। इसी प्रकार हमारी जो अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अनुनाद से क्या तात्पर्य है? तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति होती है, तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति क्या होती है? जब किसी एलसीआर परिपथ में लगाए गए प्रत्यावर्ती विभवांतर, यानी कि विभवांतर V की एक विशेष आवृत्ति के लिए परिवर्तन, यानी कि परिपथ का धरातीय प्रतिघात XC, धरातीय प्रतिघात क्या होता है? XC, तथा प्रेरण प्रतिघात XL आपस में बराबर हो जाते हैं, तो यह स्थिति वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। ये वैसे कभी बराबर नहीं होती हैं, यानी कि प्रेरण प्रतिघात कभी और प्रेरण प्रतिघात और धरातीय प्रतिघात कभी बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक अनुनाद की स्थिति आती है, उसमें प्रेरण प्रतिघात XL और धरातीय प्रतिघात XC ये बराबर हो जाते हैं, तो इसको हम वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। ये हमारी एलसीआर परिपथ में होती है। इसी प्रकार ये हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश की तरंग से। तो प्रकाश की तरंग क्या है? विवर्तन। इसमें हमारा पहला टॉपिक है विवर्तन। तो विवर्तन में क्या है कि जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये 2020, 22 तथा 24 में पूछा गया है कि विवर्तन क्या होता है? जब द्वारक पर आकर मुड़ जाता है, प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। और विवर्तन और व्यतिकरण में दो अंतर पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी बताएंगे। उससे पहले आप परिभाषा को देख लीजिए। तो व्यतिकरण की परिभाषा क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं या टकराती हैं, तो इसे व्यतिकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? इसे व्यतिकरण कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं, तो इसे व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण और विवर्तन में कुछ महत्वपूर्ण अंतर पूछ लिए जाते हैं, तो 3 अंतर बताएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर है व्यतिकरण और विवर्तन। तो पहला अंतर क्या है? ये घटना दो कला सम्मत स्रोतों से चलने वाले दो पृथक्कृत तरंगांगों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। और इसमें विवर्तन में क्या होता है? ये घटना एक ही तरंगांग के बीच बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगांगों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। और इसी प्रकार हमारा दूसरा अंतर है इस व्यतिकरण का, इसमें सभी फ्रेंचें समान चौड़ाई की होती हैं, और विवर्तन में क्या होता है? इसमें सभी फ्रेंचें समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। और इसमें तीसरा अंतर है हमारा, इसमें निम्नलिखित प्रायः पूर्णतः अंधकारमय होते हैं और इसमें अंधकारमय नहीं होते हैं। यानी कि विवर्तन में जो निम्नलिखित प्रायः होते हैं वो अंधकारमय नहीं होते हैं। ये हमारे बोर्ड परीक्षा में व्यतिकरण और विवर्तन में दो महत्वपूर्ण अंतर पूछ लिए जाते हैं। ये 2 पूछ लिए आए या 3 पूछ लिए आए, कितने भी अंतर पूछे जा सकते हैं। तो आपको परिभाषा के अनुसार देख लीजिए कि परिभाषा क्या है, यानी कि जो परिभाषा इनकी क्या है, परिभाषा में अंतर देख लीजिए, उसी के अनुसार इसके अंतर को आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए।
अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। पहले अन्योन प्रेरण की परिभाषा दी थी, अब आपको अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा देनी है। तो अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या है? परस्पर समीप रखी हुई दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी कि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को बराबर हो जाती है हमारी अन्योन प्रेरण। इसकी घटना ये है कि हमारी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में वैद्युत फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, वाटहीन धारा क्या होती है? उदाहरण सहित बताना है आपको। तो वाटहीन धारा क्या है? जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है और कोई शक्ति क्षय ना हो, यानी कि कोई शक्ति क्षय ना हो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहती हैं। तो आप परिभाषा ही समझ लीजिए कि वाटहीन धारा यानी कि वाटहीन, कोई वाट ना हो उसमें वही धारा। तो इसमें क्या है, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा में धारा परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है और कोई शक्ति क्षय ना हो, यानी कि कोई शक्ति क्षय ना हो, तो वह वाटहीन धारा कहलाती है। और इसका उदाहरण पूछ लिया गया है। तो उदाहरण क्या है? चोक कुंडली में प्रवाहित धारा। जो चोक कुंडली में प्रवाहित धारा होती है उसमें कोई शक्ति क्षय नहीं होती है। तो हमारी वाटहीन धारा की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया। इसी प्रकार ये हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएन संडी डायोड। पीएन संडी डायोड क्या होता है? ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं किसी न किसी चैप्टर में। तो हमारे 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो इसमें आपको पहले चित्र बनाना होता है। अगर आप चित्र को समझ लिए तो परिभाषा को लिख लेंगे। तो चित्र क्या है हमारा? इसमें हम पी क्या है हमारा? पॉजिटिव, एन है हमारा नेगेटिव। तो पहले हम पी एन यानी कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव को लिखते हैं। तो इस प्रकार है हमारा एक चौखुटा आयताकार हमारा एक बनाते हैं, आयताकार आरेख बनाते हैं। इसमें क्या लिखते हैं? ओ प्लस में लिखते हैं और ई क्या है हमारा? नेगेटिव। और इस प्रकार एक कोने पर क्या लिखते हैं? पी अर्धचालक और एन अर्धचालक। ये हमारा पी अर्धचालक है, ये हमारा एन अर्धचालक है। और जहाँ पर ये मिलते हैं इसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। यानी कि पी अर्धचालक और एन अर्धचालक जहाँ मिलते हैं उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी चित्र के अनुसार देखते हैं। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को यानी कि पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ परमाणुक स्तर पर जोड़ दिया जाता है तो इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं तथा इसके संपर्क क्षेत्र को पीएन संधि कहते हैं। हमारा ये संपर्क क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं? संपर्क क्षेत्र। ये एक दूसरे यानी कि पी और एन यहाँ पर मिलते हैं, उसे हम संपर्क क्षेत्र कहते हैं। और पी अर्धचालक और एन अर्धचालक मिलकर हमें पीएन संधि डायोड का उत्पन्न कराते हैं। तो इसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो पीएन संधि डायोड का प्रतीक क्या है? प्रतीक भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है और या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको दिया होगा। इसमें पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक क्या है। तो पीएन संधि डायोड का प्रतीक क्या है? पी, यहाँ पर पी है पॉजिटिव, एन है नेगेटिव। और अगर इसको हम इस प्रकार बनाते हैं बैटरी तो ऊपर गोल वृत्त बना देते हैं, तो इसको शुद्ध मानते हैं। ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है और लिखने को भी पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के मूल स्रोत क्या हैं? यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? त्वरित वैद्युत आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। यानी कि आवेश जो हमारा उत्पन्न होता है उसी के अनुसार चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं उसके 2 गुण लिखना है आपको। ये निर्वात में प्रकाश की चाल से गति करती हैं, यानी कि प्रकाश की चाल से चलती हैं। और इसका दूसरा गुण क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विचलन कोण क्या है? तो विचलन कोण क्या है? प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। यानी कि प्रिज्म से आपतित किरण की दिशा तथा
अपवर्तन के पश्चात यानी कि बाद प्रिज्म से निर्गत यानी निकलने वाली जो किरण है दिशा के बीच बनने वाला कोण हमारा विचलन कोण कहलाता है। ये विचलन कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, आँख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, या आँख की समंजन क्षमता क्या है। तो आँख की समंजन क्षमता क्या है, आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि आँख की समंजन क्षमता क्या है, फोकस दूरी जो होती है उसको कम या अधिक करने की क्षमता को हम आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, तरंगार्घ किस को परिभाषित कीजिए। ये हमारा सेकंड किताब से लिया गया है, यानी कि सेकंड जो हमारी यूनिट है उससे बताया गया है कि तरंगार्घ ये प्रकाशिकी से लिया गया, ऑप्टिक्स से है। तो तरंगार्घ क्या है, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में इसकी परिभाषा मिली जाती है। तो तरंगार्घ क्या है, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्घ कहते हैं। यानी कि जो स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्घ कहते हैं। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, ये हमारा प्रकाश वैद्युत समीकरण है और एक आइंस्टीन की समीकरण है E बराबर mc²। ये हमारी आइंस्टीन की समीकरण है, लेकिन ये प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है E के बराबर hv-w। तो जहाँ पर h क्या है, h है हमारा प्लांक नियतांक और v क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। और w क्या है, धातु का कार्यफलन। और E के क्या है हमारा, E काइनेटिक एनर्जी है, की क्या है, के क्या है यानी गतिज ऊर्जा। ई क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, दे ब्रोगली सिद्धांत। यह दे ब्रोगली एक समीकरण होती है और इसके दे ब्रोगली के सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, दे ब्रोगली का सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि जो गतिमान कण होते हैं वह तरंगों की भांति गति करते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था, दे ब्रोगली ने ये सिद्धांत दिया था कि गतिमान कण जो हैं वो तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में इसके अनुसार न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, W बराबर h/μ0। W बराबर h/μ0 क्या है, 0। तो यहाँ पर क्या है, धातु पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए अर्थात मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाती है। यानी कि जो आवश्यक मुक्त ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है, उसे हम धातु का कार्यफलन कहते हैं, प्रकाश का कार्यफलन कहते हैं, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, समभारिक किसे कहते हैं। तो समभारिक क्या है, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। और समभारिक को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे परमाणु जिसका भार समान होता है और इसका भार समान होता है और समस्थानिक अलग अलग होते हैं, उसको हम समभारिक कहते हैं। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है, दो अथवा अधिक हल्के नाभिक के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन की परिभाषा को आप दोबारा देख लीजिए, दो अथवा अधिक हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछी जाती है कि नाभिकीय संलयन की परिभाषा दीजिए, ये नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक हो गए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सभी, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं। आपकी इस वीडियो से आपके 60 नंबर पक्के होने वाले हैं। अगर आपको 60 नंबर पक्के नहीं होते हैं तो 50 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले हैं।
तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप याद कीजिए या एनालाइज कीजिए, इसके अनुसार आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि अच्छी जाने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।